स्टैट्स पढ़ के हर फील्ड में बहुत स्कोप है आजकल, क्योंकि हम डेटा एनालिसिस में भी जा सकते हैं, हम किसी फाइनेंशियल साइड में भी जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा ही स्कोप है इस सब्जेक्ट का एज कम्पेयर टू कोर मैथ्स। सुप्रीमम के बारे में मुझे मेरी सीनियर से पता चला था, जिनने आपके पास ही पढ़ा है, लाइक एक मुझसे 1 साल पहले, और वो तो अभी आईआईटी में है ऑलरेडी। तो आप टेस्ट देने के बाद किस तरीके से एनालिसिस करते थे, या जो भी आपका मिस्टेक्स होता था आप उसको कैसे कंसीडर करते थे? तो जो आपने बोला था बस वही ब्लाइंडली फॉलो किया है कि अब पढ़ाई कम कर देनी है तो कम ही कर देनी है, और नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरे साथ आज खुशी है, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 45 है, और ये अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में आपको बतलाएंगी कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी किया कि इनका मींस इतना अच्छा रैंक आ गया अच्छे स्कोर के साथ। तो मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो खुशी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि अपना अच्छा रैंक थैंक यू गेन सर। किया। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम खुशी है और मैं हूँ बंगाल से, पर मैंने पढ़ाई तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से की है। लास्ट ईयर मेरी बीएससी कंप्लीट हुई थी और अभी ये मेरा सेकेंड टाइम है एग्जाम देने का, एंड फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दिया था ऐसे ओके, तो आपको प्रिपरेशन। जैम के बारे में कैसे पता चला? जैम के बारे में लाइक पता था, वो कॉलेज में जब बातें होती है फ्रेंड्स से, प्रोफेसर से, तो उनसे पता चल जाता है कि हाँ ये एक ऐसे एग्जाम होता है जहाँ आईआईटी से हम एमएससी करते जनरली प्लस हैं। टू के बाद, चूंकि प्लस टू के बाद हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है प्लस टू करते समय, और जो भी जेई की तैयारी करता है वो मोस्टली मैथ्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स लेना पसंद करता है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में कैसे पता चला? तो स्टैट्स के बारे में मैं जिनके पास मैथ्स पढ़ती थी उनसे पता चला था, कि उनने मुझे बताया था कि अगर तुमको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट है तो तुम स्टैट्स लेके पढ़ सकती हो आगे, क्योंकि इस मतलब स्टैट्स पढ़ के हर फील्ड में बहुत स्कोप है आजकल, क्योंकि हम डेटा एनालिसिस में भी जा सकते हैं, हम किसी फाइनेंशियल साइड में भी जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा ही स्कोप है इस सब्जेक्ट का एज कम्पेयर टू कोर मैथ्स, जो हमें हमेशा बोला जाता इसलिए आपने स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव कर लिया। है। जी ओके, तो ये बताइए कि आपने जब ड्रॉप लिया तो मीन्स किस तरीके से अपना आईआईटी जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया? सर, लाइक प्रिपरेशन तो ऐसे मुझे याद है, अभी मैंने प्रिपेयर करना स्पेसिफिकली अगस्त 14 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं तभी घर वापस आई थी। एंड यही था कि जो आपने मटेरियल दिया था उससे शुरू किया था, और स्टार्टिंग में थोड़ी बुक फॉलो की थी, बट फिर मुझे लगा कि बुक की उतनी नेसेसिटी नहीं है, आपके लेक्चर से ही हो जाएगा। बस वही एक था कि आपका पढ़ाया हुआ फॉलो करना है। और तो आपको सुप्रीमम के बारे में कैसे पता चला होगा तब? सुप्रीमम के बारे में मुझे मेरी सीनियर से पता चला था, जिनने आपके पास ही पढ़ा है, लाइक एक मुझसे 1 साल पहले, और वो तो अभी आईआईटी में है ऑलरेडी। ओके, तो ये बताइए कि जब आपने आपको रिकॉर्डिंग, आपने शायद लक्ष्य बैच 2 में इनरोल किया था, तो उसमें आपको तो मीन्स बैच 1 का भी लेक्चर का एक्सेस मिला होगा, बैच 2 के भी लेक्चर का एक्सेस मिला होगा। तो क्या आपने दोनों लेक्चर्स कंप्लीट किए या किसी एक बैच का आपने कंप्लीटली लेक्चर कंप्लीट किया? सर, मैंने पूरा स्टैट्स तो बैच 2 से पढ़ा है, क्योंकि मेरे स्टैट्स का थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर थे जो कॉलेज में पढ़ाया जाता था। बट मेरा क्योंकि मैथ्स छूटा हुआ था 12th के बाद से, लाइक कोर मैथ्स बिल्कुल ही छूटा हुआ था, तो मैंने उसके लिए बैच 1 के लेक्चर्स पूरे सुने थे, ताकि मतलब मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाए ओके, इस क्योंकि वजह थोड़ा बैच 2 में थोड़ा कॉम्पैक्ट था, नंबर ऑफ लेक्चर्स से। कम थे, और बैच 1 में थोड़ा उसी चीज को मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके कराया था। जी जी। तो ये बताइए कि आप जब लेक्चर्स को देखते थे तो पैरेलली नोट्स भी बनाते थे, कि केवल लेक्चर को जैसे मूवी की तरह देखते हैं देख लिए? नहीं, मैं नोट्स बनाती थी, बट लाइक से मैं 2 बार लेक्चर देखती थी। हर लाइक फर्स्ट लेक्चर एक बार देख लिया, उसके नोट्स बनाए, उसके बाद कुछ छूट ना जाए इसीलिए मे बी 1.5x पे या ऐसे थोड़ा स्पीड बढ़ा के मैं सेकेंड टाइम पूरा लेक्चर देखती थी, कुछ छूटा ना हो पॉइंट। तो हर लेक्चर मैंने 2 बार देखा है। तो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलमोस्ट कहाँ से किया? मींस कुछ तो रिसोर्स रहा होगा ना? हाँ, क्वेश्चंस मैंने पहले तो आपकी जो भी ऐसी डीपीपी होती थी जिसमें
दो तीन टॉपिक एक साथ दिए हुए हैं, स्टैट्स के हो या ये हो, वो मैं ज्यादा सॉल्व करती थी, क्योंकि एक एक सॉल्व करने के लिए तो मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मेरे पास सिर्फ 6 महीने ही थे। तो मैंने यूजुअली वो, और जो आपके पीवाईक्यू लिस्टेड एक साथ दिए रहते थे, कुछ कुछ टॉपिक्स के दिए हुए थे कि ये इसके पीवाईक्यूज हैं, तो वो मैंने पूरे सॉल्व। तो आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? क्योंकि आपने पूरी तरह से रिकॉर्डिंग को फॉलो किया है, तो मैंने तो सिलेबस मिड सितंबर तक कंप्लीट कर दिया था। आपसे कब कंप्लीट हुआ? मेरा सिलेबस कंप्लीट होते होते नवंबर फर्स्ट वीक हो गया था, क्योंकि ओके। आप जो सितंबर से अक्टूबर पढ़ा रहे थे वो तो मैं क्लासेस के साथ ही पढ़ रही, बट जो पहले का किया हुआ था वो मुझे दोबारा से वो पूरा करना पड़ा था, तो 1 महीना मुझे एक्स्ट्रा। ओके, तो उसके बाद आपने किस तरीके से रिवीजन किया? मीन्स पहले रिवीजन किया कि आप डायरेक्ट टेस्ट देने लगे? मैं टेस्ट और रिवीजन लाइक पैरेलली करती थी, कि डे के फर्स्ट हाफ में पूरा रिवाइज करो, कि एक टॉपिक उठाया, मतलब ऐसे ही कि एक दिन स्टैट्स एक दिन मैथ्स का एक टॉपिक, तो वैसे करते करते रिवाइज किया है। जो पढ़ती थी उसको लिखना ज्यादा होता था ताकि वो याद रहे मुझे, और टेस्ट का काम मैं शाम के टाइम पे करती थी, शाम में या रात में, क्योंकि एक्सटेंडेड 3 घंटे का टाइम पूरा रहता था उस समय मेरे हाथ में बैठ के कर। तो आपने, आपके पास इतने सारे टेस्ट थे, तो आपने नवंबर से आपके पास करीब लास्ट जनवरी तक का टाइम था, तो क्या आपने सारे एफएलटी दे लिए थे? हाँ, मैंने सारे एफएलटी दिए थे। बीच के आई गेस एक या दो छूटे होंगे, बाकी मैंने पूरे एफएलटी दिए हैं। और ये मैंने कुछ लास्ट के जो इम्पोर्टेंट टेस्ट थे जो आपने स्पेसिफाई किए थे वो मैंने मल्टीपल टाइम्स दिए हैं, लाइक कुछ नहीं भी तो लास्ट के 5 टेस्ट मैंने 3 बार दिए होंगे सारे। तो आप टेस्ट देने के बाद किस तरीके से एनालिसिस करते थे, या जो भी आपका मिस्टेक्स होता था आप उसको कैसे कंसीडर करते थे? सर जैसे टेस्ट देते वक्त तो मैं बस एक रफ पेपर लेके बैठती थी तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, पर मेरी जो भी गलती होती थी वो मैंने एक जगह नोट करके रखी हुई थी एक कॉपी में, कि पीछे कि इस टेस्ट में ये कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुई है, तो इस पेपर में इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है और कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम करनी है, या अगर कहीं कॉन्सेप्ट की गलती हुई है तो उस कॉन्सेप्ट को वापस से स्टार मार्क करके नोट डाउन करना। तो ये एनालिसिस था। और अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ होता था तो मैं मतलब ज्यादा एक्सटेंड तक अपने आप को परेशान करने की जगह पहले ये देखती थी कि ये बहुत टफ है कि मॉडरेट है, तो आपके जो सोल्यूशंस दिए रहते थे उससे पहले समझने की कोशिश करती थी कि ये सही है कि नहीं। लेकिन अगर मुझे बहुत ज्यादा टफ लगता था तो मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे छोड़ भी दिए हैं कि नहीं अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाऊंगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी। ओके, तो ये बताइए कि जब आप टेस्ट देते थे तो कभी कम मार्क्स भी आए होंगे, तो मींस हाँ दोबारा कैसे हिम्मत हुआ दूसरा टेस्ट देने के लिए? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो छोड़ देते हैं कि अरे यार अब मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं नर्वस हो रहा हूँ और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो आपने इस चीज को कैसे फेस किया होगा? हाँ सर, बेसिकली क्या होता है ना, जब हम ड्रॉप ले लेते हैं 1 साल का तो लाइक, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई बैकअप प्लान नहीं है, दिमाग में ये ज्यादा आता है कि नहीं हुआ तो क्या करें, क्योंकि मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉलेज उस पॉइंट पे, तो इसलिए एवरी डे मन नहीं भी करता था कि हाँ पिछले टेस्ट में तो उतने नंबर नहीं आए हैं, क्या ही हो जाएगा फिर से, फिर भी खुद को फोर्स करना पड़ता है कि नहीं, मे बी ये टेस्ट इजी हो तो ज्यादा नंबर आ जाए तो और ज्यादा मोटिवेट हो जाए। तो मैं ये एक पॉइंट बनाया हुआ था कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने ही है, सॉल्व नहीं होंगे तो भी लेकर बैठना है, डेली भी हो जाए वो 3 घंटे देने ही पड़ेंगे, तो फिर क्या, चाहे बाद में कम भी आए रोना भी पड़े तो भी देने ही है। तो ये बतलाओ कि जो तुम लोग वो एक्सपेक्ट लेकर के आते थे कि अगला टेस्ट इजी होगा, तो क्या सच में होता था? फिर मुझे मतलब मोस्टली टेस्ट मॉडरेट टू टफ के बीच में लगते थे। मैंने एक या दो टेस्ट दिए होंगे जो काफी सही में इजी थे, जिनसे सही में बहुत ज्यादा ही बूस्ट हो जाता था, बट जैसे ही नेक्स्ट टेस्ट देते थे वो थोड़ा ज्यादा टफ होता था, तो वो अपने आप हम अपने लाइन पे आ जाते थे कि नहीं अभी अभी और रिवाइज करना है, अभी और पढ़। वो वेरिएशन रखना जरूरी होता है ना, जैसे हम एक ही टाइप के जी टेस्ट ले रहे हैं, केवल डिफिकल्ट डिफिकल्ट टेक, वैसे भी बच्चों को बूस्टअप नहीं मिलता है। लेकिन बीच में इजी डाल दिए तो बच्चा मार्क्स ला करके खुश, फिर अगला टेस्ट टफ कर दो, हाँ कम मार्क्स ला करके या अभी और मेहनत की जरूरत है। तो मैंने लास्ट एफएलटी 28 लिया था, जो कि काफी इजी था, उसमें सबका अच्छा स्कोर जी हुआ था ना। जी तो हाँ। और वो आपने बोला भी था कि मतलब ये ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आएगा, और आया भी, हमारा जैम का क्वेश्चन पेपर काफी इजी। वहां से काफी क्वेश्चन सिमिलर भी आए थे। जी हाँ। ये मतलब कि ये जो लास्ट मंथ होता है, काफी बच्चों का ये क्वेश्चंस होता है कि हम
कि कोई जो भी जैम क्रैक करता है वो लास्ट मंथ कैसे पढ़ा, यानी उस प्रिपरेशन में वो क्या किया, सॉरी उस ड्यूरेशन में ना वो क्या किया, किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया टॉपिक के साथ या रिवीजन के साथ, या जो भी आप लोगों ने किया हो। सर लास्ट 1 मंथ लाइक 15 डेज 1 मंथ ऐसे तो आप जो बोल रहे थे हम वही फॉलो कर रहे थे, क्योंकि आपने हमारी लाइक एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद बाद मीटिंग्स रखी थी, एक वीक के बाद बाद हमारी मीटिंग, तो आप उसमें कहते थे कि नहीं अब तुम लोग इतना कम ही पढ़ो या इतना ही रिवाइज करो। और लास्ट वीक तो आपने बोल ही दिया था कि लाइक मत पढ़ो, बिल्कुल ही मत पढ़ो, सिर्फ सोचो कि क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है नहीं आ सकता। तो जो आपने बोला था बस वही ब्लाइंडली फॉलो किया है कि अब पढ़ाई कम कर देनी है तो कम ही कर देनी है, और नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। ये मतलब कि आपका सुप्रीमम क्लासेस के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर सुप्रीमम के साथ लाइक मतलब मैंने ऐसे मेजरली तो कभी ऑनलाइन कोचिंग ली नहीं है, और हमेशा ऐसा लगता है कि अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो शायद कोई उतना फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उतना नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। बट आपके साथ और अभिनव सर भी लाइक कॉन्स्टेंटली हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम मैं मुझे याद है मैं रात के 3 बजे भी क्वेश्चंस भेजती थी सर को या आपको भी, तो आप लोग मुझे लाइक नॉर्मल 3 बजे भी रिप्लाई आ जाता था कि नहीं ये ऐसे सॉल्व होगा ये तो एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि हमारे साथ आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहा है, साथ की पूरा गाइडेंस किया है आपने कि हाँ ठीक है हमको अब आगे ये करना है वो करना है, टेस्ट देना है। और अगर टेस्ट में कम भी मार्क्स आते तो फिर आप ही अगली क्लास में मोटिवेट भी करते थे कि नहीं ठीक है अगले टेस्ट में अच्छा होगा। वो एक गाइडेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। पढ़ तो सब लेते हैं सर, बट गाइड करने के लिए कोई चाहिए होता है कि नहीं ठीक है तुम अब कर सकते हो आगे। तो ये मतलब कि जो जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या अपने तरफ से टिप्स देना चाहते हो। सर मैं तो यही बोलूंगी कि जो आप क्लास में बोल रहे हो बस चुपचाप ब्लाइंडली बिना क्वेश्चन किए वही करते जाओ, और कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। मैं साइड में कुछ और लाइक अलग से मेहनत भी नहीं करनी होगी, कुछ नहीं, बस जो आप करवाते जा रहे हैं टेस्ट लेते जा रहे हैं बस वही ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो और थोड़ा काम होके काम करना है। कोई लाइक ऐसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है एंड तक पेशेंस रखने से। हाँ, वो मेन चीज है कंसिस्टेंसी और पेशेंस, और डरना नहीं है। लास्ट मोमेंट पर डर भी लगा था क्या थोड़ा बहुत। हाँ सर, एक डर तो रहता ही है कि ठीक है अब मतलब देना है एग्जाम तो अब क्या होगा। एग्जाम देने देने से पहले उतना डर नहीं लगता है जितने एग्जाम देने के बाद डर लगता है कि हाँ अब क्या होगा, अब कैसे रिजल्ट होंगे, अच्छा बाकियों के पेपर कैसे होंगे, अगर मेरा अच्छा हुआ है तो बाकी सबका भी तो अच्छा हुआ हो, वो उनको शायद मुझसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। ये एग्जाम के बाद का डर ज्यादा होता है। वो जो मैं लास्ट वीक में वो जो ऑडियो मैसेज की फ्रीक्वेंसी जो बढ़ा दिया था, मीन्स वो कितना हेल्प किया। सर मेरा ऐसा था ना कि लाइक मुझे हमेशा से थोड़ा लेट उठने की आदत है, तो मेरे उठने से पहले तक आपके मैसेज आ जाते, तो मैं सुबह उठ के पहले वो सुनती थी, उसके बाद मैं बाकी का काम करती थी कि नहीं ठीक है अब ये करना है, अब पढ़ना है, फिर से चलो वापस जुड़ जाओ इसी चीज से। चलो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और सबको गाइड किए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक यू सर। फ्यूचर।